आज ना थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत होगी स्क्रीन में बच्चों, क्योंकि क्या होगा कि मैं लिखूंगी तो हो सकता है बीच बीच में स्टक हो, क्योंकि ऐसा पिछली क्लास में हुआ। आई होप कि इस क्लास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना आज। हाँ, तो हमने बच्चे ये सारी चीजें पढ़ ली थी। होमोलोगस ऑर्गन के जो एग्जाम्पल हैं उसमें मैंने कुछ और भी ऐड किया है। ठीक है, कुछ और भी ऐड किया है। हार्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रे, फिर टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये भी आपका होमोलोगस ऑर्गन में आ जाएगा। पेनिस, क्लिटोरिस, ये सब कुछ आपका होमोलोगस ऑर्गन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो साथ में। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन फोरलिम्स एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा से आता है। चलो, मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, बट आपको स्क्रीन चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सैली, स्क्रीन चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब दिखा स्क्रीन अच्छे से? ओके, कनेक्टिंग लिंक हम पढ़ेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे पढ़ेंगे क्या? कनेक्टिंग लिंक। मैंने आपको बताया था आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। ये क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स बता रहा है। बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स नहीं, बिटवीन किसके किसके बीच में बच्चे? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में क्या होता है? ये आपका कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? जो दो स्पीसीज के जैसा लगता हो, दोनों स्पीसीज के बीच में ऐसा लगता है कि उसी से बाकी दोनों स्पीसीज आए हैं, उसी से बाकी दोनों स्पीसीज आए हैं। या फिर मैम स्क्रीन शो हाँ, नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना, ये दिक्कत है मैम थोड़ा। हो रही है। मैम हो रही है। नहीं नहीं, मैं जो मैम लिख हो रही रही है। हो गई। हाँ ठीक है। हाँ, तो आर्कियोप्टेरिक्स का हम रेप्टिलियन कैरेक्टर भी देखेंगे और एवियन कैरेक्टर भी देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैंने इस चैप्टर में बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी पढ़ा दी है, तो अब हम थोड़ा सा भागेंगे, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को ज्यादातर कवर करेंगे। ठीक है, मतलब भागेंगे मतलब कि कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, लेकिन अब इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, रेप्टिलियन कैरेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स क्या क्या थी? बॉडी इसकी लिजार्ड लाइक थी, बोन्स न्यूमैटिक थे, सॉरी नॉट न्यूमैटिक थे। न्यूमैटिक का मतलब क्या होता है बच्चे? हॉलो। रिबॉन्स। ठीक है, हॉलो बोन्स नहीं थे। जो बर्ड्स उड़ते हैं ना, उनके बोन्स कैसे होते हैं? हॉलो बोन्स होते हैं, अंदर बीच में बोन मैरो नहीं होता है। लेकिन इनके बोन्स कैसे थे बच्चे? इनके बोन्स में बीच में बोन मैरो था। इसका मतलब ये उड़ नहीं पाती होंगी, इसका मतलब ये उड़ नहीं पाते होंगे आर्कियोप्टेरिक्स। सिमिलर टीथ प्रेजेंट, टीथ भी प्रेजेंट थे। बीक तो था, और बीक के अंदर क्या था बच्चे? टीथ भी प्रेजेंट था। बीक के साथ साथ इनके पास टीथ भी प्रेजेंट थे। जबकि बर्ड्स में क्या होता है? बीक होते हैं और अंदर जाके गिजार्ड होता है। ठीक है, गिजार्ड। ओके, फिर हैंड बियर्स ट्रिपिकल रेप्टिलियन प्लेन, हैंड्स वगैरह रेप्टिलियंस के तरह थे इनके। ईच फिंगर टर्मिनेट्स इन अ क्लॉज, फिंगर्स किस तरह से थे? क्लॉज के रूप में। जैसे आप लिजार्ड को देखते हो ना, तो कैसा एकदम बिल्कुल लगता है लिजार्ड का हैंड देखने में? तो लिजार्ड के हैंड की तरह ही लगता था। फिर एवियन कैरेक्टर कौन कौन से थे? बॉडी के ऊपर पूरे फेदर्स थे। ठीक है, बीक्स थी इनके पास। हाइंड लिम्स बिल्ट ऑन ए टिपिकल एवियन प्लान। देखो, ठीक है, इनका जो हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स जो भी होगा, आगे आगे किस तरह से है? देखो, फोर लिम्स ऐसे, फोर लिम्स देख रहे हो आगे किस तरह से है? क्लॉस की तरह है। और हाइंड लिम इनका किसकी तरह है? जैसे एव्स के होते हैं, जिस तरह से बर्ड्स के होते हैं, उस तरह से इनका हाइंड लिम था। मेरी स्क्रीन फिर से स्टक हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन्स आर सीन इन बर्ड्स। जिस तरह से स्कल बोन्स सारी फ्यूज्ड होती हैं, इसका एनाटॉमी अगर आप देखेंगे तो वैसे ही बिल्कुल ये बर्ड की तरह देखने में था। तो सिंपल सी बात, जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, रेप्टिलियन और एवियन के बीच में कनेक्टिंग लिंक थे। कुछ लोग इसको मिसिंग लिंक भी बोलते हैं कि मिसिंग लिंक था। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है बच्चे, उसी से या तो रेप्टिलियंस आए होंगे और क्या आए होंगे? एवियंस आए होंगे।
उसी से, यही इनका कॉमन एंसेस्टर होगा। कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट जो होगी तो ये क्या करने लगे होंगे, चलने लगे होंगे, या फिर ये क्या होने लगे होंगे, इनके बोन्स आगे चल के हॉलो हो गई होंगी और ये उड़ने लगे होंगे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि रेप्टाइल्स बने होंगे। रेप्टाइल्स बनने के बाद, मान लो रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स बनने के बाद क्या होंगे, आर्कियोप्टेरिक्स बने होंगे, और उसके बाद फिर क्या बने होंगे, बर्ड्स बने होंगे। ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बर्ड से रेप्टाइल्स नहीं, क्योंकि हमको पता है ना, पहले रेप्टाइल्स है उसके बाद एव्स है ना, तो रेप्टाइल्स बने होंगे, फिर आर्कियोप्टेरिक्स एंड देन फिर बर्ड्स बने होंगे। आपको पता है वास्तु में आपको आर्कियोप्टेरिक्स का ये रखा जाता है ना, जानते हो, फेंगशुई में आर्कियोप्टेरिक्स की पिक्चर्स रखने से सक्सेस को वो अट्रैक्ट करता है, ऐसा बोला जाता है। चलो आगे बढ़ जाए। Yes, ma'am. ये हमारा कनेक्टिंग लिंक, और भी दूसरे दूसरे कनेक्टिंग लिंक ये डिफरेंट ग्रुप्स के मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपका आर्कियोप्टेरिक्स ही आता है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हो अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रखना है तो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको इतना पढ़ने का। ठीक है, Okay, ma'am. नाउ थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या थियरीज आई, ये जो मैम इवोल्यूशन। स्क्रीन स्टक हो गई। मैम स्क्रीन स्टॉप कर रही है। ओके, मुझे पता है पिछली क्लास में ये दिक्कत हुई है बच्चे, बहुत ज्यादा दिक्कत मैम हुई अब है, हो गई, ठीक हो गई। अब आई होगी। ठीक है, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन हुए इनको लेकर के क्या क्या थियरीज आई, क्या क्या बातें हुई, वो हम देखेंगे। किसने किसने थियरीज दी थी, लमार्क ने दी थी, डार्विन ने दी थी, ह्यूगे डे व्राइस ने दी थी, म्यूटेशन थियरी वगैरह आई। फिर उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया इसका, सिंथेटिक थियरी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नियो डार्विनिज्म भी बोलते हैं, जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या किया था, बनाया था। इधर उधर से सब तरह की चीजें ले ली। मान लो जैसे अभी हम बैठ जाते हैं और लमार्क की थियरी पढ़ते हैं, ह्यूगो डे व्राइस की, डार्विन की, सबकी थियरी पढ़ते हैं, हाँ, और फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें ले करके हम एक नई थियरी बना देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जिसको हम मॉडर्न थियरी भी बोलते हैं, या सिंथेटिक थियरी, सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ, सिंथेटिक थियरी भी बोलते हैं, या नियो डार्विनिज्म भी बोलते हैं इसको। ओके, चलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, लेट ज्वाइन हुए हो, चलो। मैम वो एक्चुअली ज्वाइन होने में टाइम लग जाता है मैम, हो ही नहीं पाता जल्दी। ओहो, इसमें देखो ये चीजें उल्टी दी हुई है भाई, पहले आपको कैसे थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक टॉपिक है बच्चे आपके बुक में, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन, इसका मतलब क्या है, देखो एडेप्टिव का मतलब क्या है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन करना। और एडेप्टेशन समझते हो ना क्या होता है, Yes, ma'am. यस मैम। changes in the body to fit in a location. What is adaptation? Adaptation, changes in the body to fit in a location. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ताकि हम उस लोकेशन में फिट बैठ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। और रेडिएशन क्या है, रेडिएशन क्या होती है, फैलती है ना, तो एडेप्ट करके कोई चीज क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो एंसेस्टर जैसे मर्सूपियल्स हैं, ये अब अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग एनवायरमेंट में जाएंगे, और अलग अलग तरीके के स्पीसीज बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे। सो होमोलॉजी फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स इंडिकेट इवोल्यूशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। जो होमोलॉजी पाई जाती है, ठीक है, जैसे आप इनको देखो, कैट्स, वोल्फ, इन सबको देखो ना, या जर्मन शेफर्ड को देखो, फॉक्स को देखो, ठीक है, ये सभी एक जैसे नहीं लगते, होमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इन लोगों का सब कुछ एक जैसा देखने में लगता है ना। तो इससे पता चलता है कि इन ये कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, बिल्कुल एक कॉमन एंसेस्टर होगा। वो कुछ वोल्फ में बदल गए, कोई किसी फॉक्स में बदल गया, कोई डॉग में बदल गया, इस तरह से।
ठीक है। द फ्रॉग इन विच स्पीसीज विच हैव डाइवर्ज आफ्टर ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर गिव राइज टू न्यू स्पीसीज एडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट। न्यू हैबिटेट में रहने की वजह से एक नए तरह का स्पीसीज बन गया, जैसे हमारे साथ भी हुआ। हमारा भी कोई एक कॉमन एंसेस्टर था, हमारा मंकीज का, एप्स का, चिंपैंजीज का कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन चूंकि हम अलग अलग कंडीशन में रहे, हमने अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया, तो हम क्या बन गए, इंसान बन गए। Yes, ma'am. तो इसी को क्या बोल रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडेप्टेशन कर रहे हैं, और वो जो है कॉमन लोग एडेप्ट करके अलग अलग चीजों में बन रहे हैं, अलग अलग चीज, अलग अलग स्पीसीज में डेवलप हो रहे हैं। सो दे आर showing the divergent evolution। ठीक है। एडेप्टेटिव रेडिएशन गिव राइज टू, एडेप्टेटिव रेडिएशन का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मर्सूपियल्स का। ठीक है, मर्सूपियल्स का। तो ये एंसेस्टर में मर्सूपियल्स होगा कोई, और इससे क्या बना बच्चे, कंगारू बना। इससे क्या बन गया, कंगारू बन गया। ठीक है। मैम मर्सूपियल का मीनिंग क्या होता है? मर्सूपियल्स जैसे बच्चे जो अपने बच्चे को, मर्सूपियल्स में जैसे कंगारू को ज्यादातर रखते हैं, तो जो अपने बच्चे को उसमें ना रख के, गर्भ में ना रख के, एक पाउच में रख, मैम प्लेसेंटा में नहीं होता है, बस वो हाँ, पाउच। पाउच रहता है, प्लासेंटा भी नहीं रहता है इनके पास, एक पाउच टाइप का होता है। ठीक है। फिर आ गया इनका तस्मानियन वॉल्फ आ गए, फिर नेटिव कैट आ गए। तो ये देखो, देखने में अलग अलग टाइप के लग रहा है ना, कोआला बिल्कुल अलग लगता है, मोल अलग लग रहा है देखने में, थोड़ा वॉम्बेट अलग लग रहा है। तो ये इनका, लेकिन ये क्या था, एंसेस्टर बिल्कुल कॉमन था, लेकिन इससे ये अलग अलग तरह के स्पीसीज बन गए। सबसे इसमें सिंपलर टाइप का कौन दिख रहा है आपको, माउस दिख रहा है, माउस दिख रहा है। ठीक है। और क्या दिख रहा है आपका, एंटीटर दिख रहा है। एंटीटर क्या होता है बच्चे, ये एंट खाने वाले, एंटीटर, एंट ईटर। ठीक है, एंट खाने वाले। फिर आपका क्या है, माउस है, उसके बाद वॉम्बैट है। ये क्या करते गए, बिल्कुल देखो, कोई अगर अभी भी पढ़ने वाला होगा तो वो क्या बोल सकता है कि इनका कॉमन एंसेस्टर होगा। उसके बाद हो सकता है सबसे पहले माउस बना होगा, फिर उसके बाद वॉम्बेट बना होगा, फिर मोल बना होगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? अगर हमारा ही कॉमन एंसेस्टर वाला अगर थियरी सही है, मतलब एक डायरेक्शन में इवोल्यूशन जो हमारा बताता है कि हम मंकीज से बने, अगर वो सही है, तो उस हिसाब से अगर इसको देखो, तो माउस बना, फिर वॉम्बेट बना, फिर मोल बना, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग अलग स्पीसीज है ना, बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं। तो Yes. हमारा भी इसी तरह से हुआ होगा बच्चे, डेवलपमेंट कोई हमारा एंसेस्ट्रल होगा। और डार्विन यही कहते थे, डार्विन ने कभी ये नहीं कहा, उनकी बातों को गलत लिया जाता है, डार्विन ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा इस तरह से इवोल्यूशन हुआ कि मंकी से हम ऐसे करके हुए। हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऐसे जैसे इनका हो रहा है, एंसेस्ट्रल मार्सुपियल्स का। ठीक है। उसके बाद आता है प्लासेंटल मैमल्स की बात करते हैं। प्लासेंटल मैमल बच्चे, ये आपको याद करना होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मर्सूपियल। ऐसे एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको पता, मैम इस चैप्टर में तो सारा याद करने का ही है। हर चैप्टर में सब याद करना है। मैं आपको बस बता रही हूँ कि कहाँ पर से किस तरह से आपको चीजें पूछी जाएंगी। तो ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको लगेगा कि अरे क्या है, ये बस ऐसे ही बताया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मर्सूपियल। ठीक है। 4 मर्सूपियल दे देंगे, 4 मर्सूपियल दे देंगे, एक प्लासेंटल वाला दे देगा। समझ गए? Yes, ma'am. सूपियल के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। फिर एनसीईआरटी में जितने प्लासेंटल मैमल्स दिए हैं उनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर मत निकलना। ये नहीं कि नेट पे सर्च करने लगना, उसमें दुनिया भर की चीजें मिलेंगी, वो नहीं पढ़ना। आपको जितने एनसीईआरटी में दिए बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देख लो। placental, like the marsupial placental mammals also underwent adaptive radiation। placental mammals जो थे वो भी adaptive radiation उनमें भी शो हुआ, और वो अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कैरेक्टर आ गए, और अलग अलग स्पीसीज वो बन गए। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज वो बन गए।
देखो बच्चे क्या होता है ना कि एक अलग स्पीसीज बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है कि वो स्पीसीज एक तो फिट हो, उस एडेप्टेशन को कर सके। दूसरा उनमें ना आइसोलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो ये कॉमन एंसेस्टर है ना, यहाँ पे मान लो मोल आया और यहाँ पे क्या आया, माउस आया, ठीक है। तो माउस, ओके अब दिखा, यस मैम। ठीक है। तो बच्चे माउस और मोल का जो ज्योग्राफी है बिल्कुल अलग होना चाहिए। माउस और मोल के बीच में ये जो स्पीसीज बन रही है, इससे, इस एंसेस्टर से जो माउस बन रहा है और इस एंसेस्टर से जो मोल बन रहा है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं रिप्रोडक्शन होगा तभी ये एक तरह का अलग एक स्पीसीज बनाएंगे और ये एक अलग स्पीसीज बनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यस मैम। क्या बोलते हैं इसको हम, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक स्पीसीज बनती है। सो व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, एडेप्टेटिव रेडिएशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेटिव कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। एडेप्टेटिव रेडिएशन हो रहा है, ये हमारा क्या है, एंसेस्टर, ये है क्या बोलते हैं, कॉमन एंसेस्टर है। और वो क्या हो रहा है बच्चे, अलग अलग स्पीसीज में बट रहा है, अलग अलग स्पीसीज में बट रहा है। और ये क्या हो रहा है, इस तरह से अगर देखो तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर अंदर की तरफ देखो तो क्या हो गया, ये सब कन्वर्ज हो गए, ठीक है। यस मैम। It represents convergent evolution leading to the evolution of the analogous organ. Okay. Now, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका प्लासेंटल मैमल्स का। ये देखो, ये मोल कैसा दिख रहा है और ये मोल कैसा दिख रहा है। मर्सूपियल मोल भी है और आपका कौन सा मोल है, प्लासेंटल मोल, प्लेसेंटल मैमल ठीक है। प्लासेंटल मोल भी है और ऑस्ट्रेलियन मोल भी है। तो हमने बच्चे एनालॉगस और होमोलोगस में क्या पढ़ा था कि होमोलोगस में सेम दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम दिख रहे हैं लेकिन फंक्शन अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो फंक्शन एक ही है लेकिन दिख अलग रहे हैं। सो दे आर शोइंग एनालॉजी, दे आर शोइंग एनालॉजी, ठीक है। ये एंटीटर देखो बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये एंटीटर अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों का काम क्या है, डिगिंग करना और एंट फीडिंग करना, दोनों का काम एक ही है। तो ये भी क्या शो कर रहे हैं, एनालॉजी शो कर रहे हैं, ठीक है। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं और प्लेसेंटल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। नहीं, देखो इसमें क्या बोल रहा है बच्चे कि प्लासेंटल को अगर आप कंपेयर कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन से तो ये एनालॉजी कर रहा है ना। प्लासेंटल मैमल्स को अगर आप मर्सूपियल से कंपेयर कर रहे हो तो एनालॉजी शो कर रहा है कि नहीं, है ना। ये एनालॉजी शो कर रहा है, एनालॉगस शो कर रहा है, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं अलग अलग लेकिन काम दोनों का क्या है, एक ही है। ओके, तो ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, एनालॉजी शो कर रहे हैं। ओके, और जब भी एनालॉजी होता है तो वहां पे क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ बच्चे कंपेयर कर रहे हैं हम, इसीलिए हमको क्या दिख रहा है, एनालॉजी दिख रही है। इन दोनों के बीच में क्या दिख रही है, एनालॉजी दिख रही है। अगर हम सबको एक ही ग्राफ में ले आए, मान लो हमारा कॉमन एंसेस्टर है और हम ऑस्ट्रेलियन मर्सूपियल्स को भी ले आए हैं और प्लासेंटल मैमल्स को भी ले आए हैं, तो हमको क्या दिखेगा, इन लोगों के बीच में एनालॉजी दिखेगी। तब हमको क्या दिखेगा, हमको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखेगा कि सभी के सभी क्या है, कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, एनालॉजी दिखाई देगी, ठीक है। ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देगा। कन्वर्जेंट जब हम कंपेयर करेंगे तब एनालॉजी दिखेगी, लेकिन हाँ, कंपेयर कर रहे हैं तभी तो, कंपेयर करेंगे तभी तो हमको एनालॉजी दिखाई दे रही है ना। ओके, कंपेयर अगर आप कर लो इन दोनों के बीच में तो हमको एनालॉजी दिखाई दे रही है। ओके, और
एडेप्टेटिव कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है, एनालॉजी शो ही करता है कन्वर्जेंट को। ओके चलो, अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये दोनों टॉपिक से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चे एविडेंस फ्रॉम एडेप्टेटिव रेडिएशन का। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है डार्विन फिंचेस से, ठीक है, डार्विन फिंचेस से। जो डार्विन थे वो शिप में बैठ करके, वो शिप का नाम बताओ। मैम HMS सेल शिप HM बीगल। HM बीगल, हाँ ठीक है। वो शिप में बैठ करके बच्चे वो चले गए थे कहाँ, एज अ नेचुरलिस्ट उनको भेजा गया था बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में, कि आप जाइए और सबको क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए, समझिए, नेचर को समझिए, एज अ ऑब्जर्वर उनको जाना था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MSc मास्टर, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपका डार्विन फिंचेस वाला। तो इसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि डार्विन फिंचेस में जो भी स्टडी की थी ना डार्विन ने, वो बताइए, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। ओके, वो जो पिछला जो 2 था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन of different species in given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography called adaptative radiation। adaptative radiation क्या है कि एक एरिया से, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट से, मान लो जैसे ये जो डार्विन फिंचेस थे जिन पे इन्होंने स्टडी की थी, फिंचेस मतलब बर्ड, एक बर्ड थी जिसका नाम था फिंचेस। और इनको डार्विन फिंचेस क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस एरिया में ये फिंचेस पाई जाती थी, और इस एरिया में कुछ ऐसा हुआ होगा, मान लो जैसे फूड कम हो गया होगा, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया होगा, ठीक है, एनी हाउ नहीं रहने वाली कंडीशन हुई होगी, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए होंगे, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चले गए होंगे। ओके, तो जब ये अलग अलग डायरेक्शन में गए, तो ये फाइनली कहां पर गए बच्चे, गैलापैगोस आइलैंड के पास गए। गैलापैगोस आइलैंड एक बड़ा सा आइलैंड नहीं था, उसमें मेजर माइनर बहुत सारे आइलैंड थे। गैलापैगोस आइलैंड छोटे बड़े बहुत सारे आइलैंड से मिलकर के बना हुआ था, ठीक है। तो मान लो एक बर्ड इस वाले एरिया में आया, एक बर्ड इस वाले एरिया में, एक इसमें आया, एक इस वाले एरिया में। ये सभी कौन से आइलैंड है, गैलापैगोस, ठीक है, गैलापैगोस आइलैंड है। तो गैलापैगोस आइलैंड में यहाँ पे ये जब भी गैलापैगोस आइलैंड में आए तो देखे कि इनका कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं, आराम से रह सकते हैं, खुशी से खा पी सकते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, तो गैलापैगोस में जो बर्ड, मान लो बर्ड ए, ठीक है, कुछ बर्ड एक्चुअली एक ही है, एक ही डार्विन, एक ही फिंचेस है, लेकिन जब यहाँ पे आए वो एक अलग स्पीसीज बन गए, वो स्पीसीज ए बन गए, यहाँ पे आए स्पीसीज बी बन गए, यहाँ पे स्पीसीज सी बन गए, यहाँ पे स्पीसीज डी बन गए। क्यों? इसलिए बन गए ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट, ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिली खाने के लिए, कहीं पे किसी को सीड मिला, किसी को कहीं पे इंसेक्ट्स मिले, किसी को कहीं पे कैक्टस मिला, अलग अलग तरह के फूड मिले, ठीक है। Yes, ma'am. तो उस अकॉर्डिंग इनकी बीक हो गई, आप देख सकते हो डायग्राम में इनकी बीक अलग अलग तरह की है, यस मैम। ठीक है, अलग अलग तरह की इनकी बीक हो गई ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट एंड ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये स्पीसीज अलग बन गई, अलग अलग स्पीसीज बन गई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि जो ए वाले एरिया में आई, मान लो जो इस एरिया में आई, उनको यहाँ पे एनफ अमाउंट ऑफ फूड मिला, जितनी बर्ड्स ए एरिया में आई उनको इतना फूड मिला
कि वो बी एरिया में कभी गई ही नहीं, ठीक है। और वहां पे जितने भी फिंचेस थे उन्होंने आपस में ही रिप्रोडक्शन कर लिया, और वो फिर बी वाले से नहीं मिल पाई, या सी वाले बर्ड से नहीं मिल पाई, या डी वाले से नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे जिनका फूड हैबिट एक जैसा है, मान लो यहाँ के लोग सभी क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इंसेक्ट्स खाने वालों का एक तरह का जीन होता गया, और ये आपस में ही इनब्रीडिंग करते गए, तो एक तरह की स्पीसीज बन गई। समझ में आ गया ये आपको? यस मैम। बच्चे डार्विन फिंचेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है कि डार्विन जो थे, डार्विन अपनी एमएससी करने के बाद इनको एज ए नेचुरलिस्ट इनको शिप में भेजा गया, बीगल शिप में ये निकले और बहुत सारे आइलैंड ये गए। और जब ये गैलापागोस आइलैंड गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहुत जगह ये घूमे, तो जब ये गैलापागोस आइलैंड गए तो ये बिल्कुल दंग रह गए। इन्होंने देखा इतनी स्पीसीज, बहुत ही जायंट स्पीसीज, मतलब अगर टॉर्टोइज है तो बहुत जायंट है, अगर लिजर्ड है तो बहुत जायंट है, बहुत मतलब एक फुल ऑफ स्पीसीज लैंड था वो गैलापागोस लैंड। एंड गैलापागोस लैंड कोई छोटा मोटा लैंड नहीं, आइलैंड नहीं था, बहुत सारे मेजर एंड माइनर आइलैंड से मिलकर बना था। मेजर एंड माइनर का मतलब, हाँ, छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर के बना था, ठीक है। उसके बाद देखो, नेम्ड आफ्टर द जायंट टर्टल प्रेजेंट हियर। जो गैलापागोस है ये नाम किस पे रखा गया है, जायंट टर्टल पे रखा गया, ठीक है। उसके इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आएंगे तो देखो आएगा, राइट द एडेप्टेटिव रेडिएशन सोन बाय द डार्विन फिंचेस, ठीक है, या फिर राइट द एविडेंस फ्रॉम एडेप्टेटिव रेडिएशन बाय डार्विन फिंचेस, इस तरह से आएगा। और जो नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके, सो सबसे पहला इसका क्वेश्चन जो आता है नीट में कि एडेप्टेटिव, सॉरी, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है, डार्विन फिंचेस सो नीचे रहेगा एडेप्टेटिव रेडिएशन, नीचे कोई और टर्मिनोलॉजी दी रहेगी, ठीक है। तो आपको टिक करना होगा क्या, एडेप्टेटिव रेडिएशन। तो एडेप्टेटिव रेडिएशन का एक एग्जांपल है क्या, डार्विन फिंचेस। फिर आएगा कि किस आइलैंड पे पढ़ाई की थी, तो गैलापागोस आइलैंड पे पढ़ाई की थी, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे पढ़ाई की थी। अब देखो, जब ये गैलापागोस आइलैंड में आए तो डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर देख करके ये दंग रह गए, और इन्होंने बहुत सारे स्पीसीज पे यहीं पे रिसर्च किया था, ओके। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल बर्ड बीक्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। इन्होंने पहले देखा ये वाली वर्ड को, जब देखा इन्होंने तो बोला कि एक ही स्पीसीज है, ठीक है, ये बर्ड पे पड़ा। फिर इन्होंने देखा कि उसी आइलैंड में भाई अलग अलग जगह पे जब मैं जा रहा हूँ तो वही सेम बर्ड, वो पूरी दिख तो एक ही जैसी रही है ना, ठीक है, और उस पर रिसर्च चला, सब कुछ देखा गया, उसकी एनाटॉमी वगैरह, तो देखा कि वही सेम बर्ड अलग अलग बीक लिए हुए अलग अलग आइलैंड पे प्रेजेंट है। तो इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ है, एडेप्टेटिव रेडिएशन। कोई इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, वो किसी और जगह प्रेजेंट होगा, वो किसी और देश में प्रेजेंट होगा, और वहां कुछ सूखा पड़ा होगा, और ये क्या हो गए बच्चे, अलग अलग जगह आ गए, इनको फूड अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, और ये फिर क्या बन गए, आपका अलग अलग तरह के क्या बन गए, डार्विन फिंचेस बन गए, ठीक है। जैसे जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, कि सबसे पहले बोला जाता है जैसे साउथ अफ्रीका से हम इवॉल्व हुए, साउथ अफ्रीका में हम बने, तो साउथ अफ्रीका से फिर हम अलग अलग जगह गए, अलग अलग लैंड में गए, तो वहां पे जब हम अलग अलग लैंड पे गए तो हमारा कलर तो पहले क्या था, डार्क, बहुत ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन था। फिर जब हम अलग अलग जगह गए तो हमारे नोज का शेप भी चेंज हुआ, हमारी स्किन का कलर चेंज हुआ, मेलेनिन पिगमेंट जो बनना चाहिए वो भी कम हुआ, क्योंकि पहले हम ज्यादातर कहाँ इक्वेटर पे मिलते थे ना। जब हम आए दुनिया में, जब हम बने, जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो हम कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। तो उस समय जहाँ इक्वेटर वाले रीजन पे है ना वो, तो हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था।
फिर जब हम अलग अलग जगह पे माइग्रेट किए, वहीं रहने लगे, वहीं बस गए, वहां का खाना अच्छा लगने लगा, तो वहां का फूड हैबिट हमने अडेप्ट किया, वहां के नेचर से हमने एडेप्टेशन शो की, तो हमारे नोज के शेप में भी डिफरेंस आया, आईज के शेप में देखो, आपको कोरियन लोग अलग दिखते हैं, चाइनीज लोग अलग दिखते हैं, उनके नाक अलग दिखते हैं। आप यहाँ से मणिपुर चले जाओ तो उनके नाक अलग होंगे, ठीक है, आप तिब्बत चले जाओ तो अलग दिखेंगे, फिर उनके लिप्स अलग दिखेंगे, स्किन का कलर अलग दिखता है। तो बच्चे हम भी तो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं ना। यस मैम। समझ गए? ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से डार्विन फिंचेस। ओके, तो इनमें जो सीड ईटर थे तो उनका बीक अलग हो गया, जो वेजिटेरियन थे, जो फ्रूट्स खाते थे उनका अलग हो गया, इंसेक्टिवायरस का अलग हो गया, जो कैक्टस खाते थे उनका बीक अलग हो गया। ओके, तो एडेप्टेटिव रेडिएशन में हमने क्या पढ़ा है बच्चे? प्लासेंटल मैमल्स पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पढ़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पढ़ा है, प्लासेंटल मैमल्स पढ़े हैं, और फिर हमने क्या पढ़ा है? डार्विन फिंचेस पढ़ा है। मैम ओके, ये प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मैम इसकी एग्जांपल कैसे आते हैं? याद करना होगा ये आपको, एनसीईआरटी में ना प्लासेंटल मैमल्स के दिए हुए एग्जांपल, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लासेंटल मैमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लासेंटल मैमल, ऐसा आएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन इससे नहीं आता। ओके मैम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएं। अब जो पढ़ने वाले हैं ना बच्चे, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों, टाइम हो गया है क्या? नो मैम। कोई भी बच्चा बिना बताए क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। आप मुझे पर्टिकुलर रीजन बताएंगे कि व्हाई यू आर लिविंग द क्लास, ठीक है? बिना बताए कोई भी बच्चा क्लास को लीव करके नहीं जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यू मस्ट नो why and how you are evolved, why and how other species are evolved, ठीक है? चलो, सो अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लामार्क थियरीज हम पढ़ रहे हैं। ये जो इवोल्यूशन हुए वो किस तरह से इवोल्यूशन हुए वो हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले थियरी किसने दिया था भाई? लामार्क ने दिया था। किसने दिया था? लामार्क ने दिया था, ठीक है। ये क्या बोलते थे? इन्होंने बोला था कि जो हम होते हैं ना, जो भी स्पीसीज हैं, उनके अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। इंटरनल वाइटल फोर्स मतलब विल पावर होती है, विल पावर। और इस विल पावर की वजह से हम कुछ भी बन सकते हैं। अगर जैसे मेरे अंदर एक विल पावर आ जाए कि मेरे अंदर एक ऐसा ऑर्गन डेवलप होना चाहिए, ऐसा ऑर्गन डेवलप होना चाहिए जिससे मेरे अंदर कोई भी वायरस अटैक नहीं हो सके, तो क्या ये पॉसिबल है? इन्होंने बोला कि विल पावर से ऑर्गन डेवलप हो जाता है। अगर इंसान चाह ले या ऑर्गेनिज्म चाह ले, विल पावर आ जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, और हाँ, कोई ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। तो चलो ठीक है, विल पावर हमारे अंदर, इंसानों के अंदर हो सकता है। बाकी एनिमल्स वगैरह का क्या? हाँ, बाकी इनका जो यूनिसेलुलर है उनका क्या? और विल पावर से क्या आप ऑर्गन ला सकते हो? अगर विल पावर से ऑर्गन लाया जा सकता बच्चे, तो सबसे पहले फीमेल्स विल पावर लेकर के आती हैं और उनको जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज होती हैं उससे निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेती है ना, कुछ ना कुछ ऑर्गन डेवलप कर लेती हैं अपने अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑर्गन डेवलप की बात हो रही है, इवोल्यूशन की बात हो रही है। हाँ, विल पावर से मैं चाहूं तो मेरे पास विंग्स आ सकते हैं और मैं उड़ सकती हूँ। ओके, तो उन्होंने ऐसी बातें कही, तो ये बिल्कुल रिजेक्ट हो गया कि भाई ये तो बकवास ही है, बकवास है, ठीक है। फिर है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। इन्होंने बोला कि एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और नीड्स का, ठीक है, कि एनवायरमेंट में अगर जरूरत है कि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए तो वो चीज धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये बात सही है कि हम पे एनवायरमेंट का असर पड़ता है,
लेकिन एनवायरनमेंट के असर होने से मतलब तुरंत कोई चीज पैदा नहीं हो जाती। ठीक है कि हाँ एनवायरनमेंट, जैसे मान लो कोविड आ गया, अब हमारे अंदर क्या डेवलप होना चाहिए, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए कि कोविड आ गया, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी आने, हमको वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमको अपने आप हम इवॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने बोला कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन होता है कि जो ऑर्गन हम ज्यादा यूज में लाते हैं वो डेवलप कर जाता है, ठीक है, वो डेवलप कर जाता है, और जो चीजों को हम यूज में नहीं लाते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज ना आज 1 मिनट लेट जा रही है। तो मैम नहीं हाँ। मैम सही जा रही है एकदम। नहीं मैं बता रही हूँ, मैम पता है सही आ क्यों? रही है। मैम एकदम क्योंकि सही आ रही है। मैं खुद अपना जब ये देख रही हूँ तो मैं बोल के चुप हो जा रही हूँ और वो बोलती रह रही है। मैम वो लिप सिंक कभी कभी थोड़ी सी बात देर तक हो रही है। देखो मैं कब का चुप हो गई और वहां पे वो बोलती ही जा रही है। समझ गए? मैम मुझे डब्ड मूवी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ हाँ, आज ऐसा हो रहा है, तभी मुझे लग रहा है ना कि बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। नो मैम, मेरे पास तो सही आ रही लेकिन है आपकी हमारे आवाज, वीडियो भी। मेरे पास भी सही आ रही है। अच्छा अच्छा, मैम आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही है। हाँ बहुत मतलब यहाँ मैंने बोल दिया, कब का मैं बोल के खत्म कर चुकी हूँ और वो अभी तक पीछे ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अपना पास्ट देख रही हूँ 2 मिनट पहले वाला। टाइम ट्रेवल हो गया, टाइम ट्रेवल कर दिया मुझे मैम ने। हाँ, मुझे ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, उसके बाद में 2 मिनट पहले वाला चीज ना उसमें देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं उसको देखने में। ओके, हाँ टाइम ट्रेवल ही हो रहा है लग रहा है। तो भाई आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मतलब मेरा वॉइस और मेरे जो भी एक्सप्रेशन है या लिपसिंग है सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस मैम, ओके, मैच कर रहा है ना? यस मैम। ये बीच में रुक भी गया। यस मैम, बीच में हाँ। आप भी स्टक हो गए थे। ओके ठीक है। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया कि जिस ऑर्गन को हम ज्यादा यूज करते हैं वो क्या होता है, आगे चल के डेवलप होता जाता है, वो आगे चल के और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और जिसको हम यूज नहीं करते हैं वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे वो खत्म होता जाता है। तो मुझे बताओ कि हम तो अपने टीथ को बहुत यूज कर रहे हैं ना, हम अपनी आईज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी आइज तो खत्म होती जाती है, या फिर हम बहुत सारे जेनरेशन से इसी आंखों के साथ हैं, सेम आंखों के साथ है ना, सेम आइज के साथ है, यही आइज का स्ट्रक्चर सेम हमको मिल रहा है बहुत 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 हजारों साल पहले से, लेकिन हमारे आंखों को तो हम कंटिन्यूअस यूज करते ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं आंख बंद करके बैठे रहते हैं, आंखों को यूज करते जा रहे हैं। तो हमारी आइज का स्ट्रक्चर अभी तक बहुत कुछ अलग हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लमार्क। हमारा टीथ, हम दिन रात खाए जा रहे हैं, दिन रात खाए जा रहे हैं, तो हमारा टीथ कुछ अलग हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना? ठीक है, तो हाँ, तो इन्होंने जो यूज एंड डिसयूज भी जो बोला ना वो भी खारिज किया गया कि भाई ये बात गलत है। और जो डिसयूज की बात है, जैसे हमारा ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्यों प्रेजेंट है भाई? बहुत साल पहले अगर हम आदि मानव जब थे, जिस समय तब हम खाते थे कच्चा मांस, तो उस समय अपेंडिक्स की जरूरत थी, तो अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। आज इतने साल बीत गए, इतने साल बीत गए, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन तो खत्म हो जाने चाहिए थे। हमारा पिन्ना खत्म हो जाना चाहिए था। जो मेल्स में जो निपल प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में निपल नो यूज, वो क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, उनका प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। एंड ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन है। तो इन्होंने एक्चुअली शायद इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा टेल्स को, कि जो टेल्स हैं, टेल्स धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए।
टेल्स धीरे धीरे, टेल्स की जरूरत नहीं थी तो टेल्स धीरे धीरे खत्म हो गए, ऐसा इनको लगा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि हम मंकी से बने ही नहीं, हम एक अलग ही स्पीसीज बने, जियोग्राफिकल एरिया सब कुछ अलग हुआ, तो हमारे पास मे बी की टेल्स वैसे होंगे ही नहीं मंकीज के टाइप के। ठीक है, यस मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ लमार्किज्म पढ़ते हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे बच्चे, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। पहले क्रिटिसिज्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ना ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि जैसे जिराफ का एग्जाम्पल ले लो, इन्होंने बोला कि जिराफ ना पहले शॉर्ट नेक्ड होते थे, शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर, जो जिराफ थे उनके एंसेस्टर शॉर्ट नेक्ड थे। उसके बाद ये एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ कि जो ट्रीज वगैरह थे, ठीक है, सारे शॉर्ट ट्रीज मर गए और सारे बड़े बड़े ट्रीज बच गए। अब इनको प्लांट्स नहीं मिलते थे खाने को हाँ, इनको प्लांट्स नहीं मिलते थे खाने को, तो इनको क्या करना पड़ता था, बहुत ज्यादा ऊंचा अपने गर्दन को करना पड़ता था खाने के लिए। ठीक है, तो इसी की वजह से इनकी नेक कैसी हो गई, लंबी हो गई। तो अगर हम इस बात को माने, अगर हम इस बात को माने बच्चे, तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं ना जो अपनी गर्दन में वो रिंग्स टाइप का पहनते हैं, देखा होगा। यस मैम। ठीक है, ओके, वो क्या करते हैं, वो रिंग्स टाइप का पहनते हैं, तो उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे भी उस कैरेक्टर को लेकर के आते। इन्होंने बोला कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आ जाता है वो इनहेरिटेंस होता है। तो जिराफ जो एडेप्टेड हुए, फिर उनके सभी के जो बच्चे थे वो क्या थे, लंबे नेक वाले थे। मैम लेकिन अक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो तो नॉन इनहेरिटेड होते हैं ना। हाँ सुनो, तो वही तो इन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस होते हैं। तो भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर में मैं ये बोलूं कि जो हम आज इतने साल से जो लड़कियां हैं कान में छेद करवाती है ना, यस ठीक मैम। है, तो जो बच्चियां पैदा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पहले से पियर्सिंग होना चाहिए, उनके आईपीएस पहले से होना चाहिए। या फिर जो ट्राइब्स लॉन्ग नेक करवा लेते हैं, लॉन्ग नेक करवाते हैं ना, वो पहन के रिंग्स पहन के, तो उनके बच्चे जो लंबे गर्दन वाले पैदा होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर आने चाहिए, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर आते नहीं है, एक्वायर्ड कैरेक्टर आते नहीं है। इसको डिस्प्रूव किया गया था कैसे, जो विजमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था बच्चे, 20 रैट लिए, और 20 रैट के ना, सॉरी 20 रैट नहीं लिए, रैट लिए, उसके 20 जनरेशन तक, ठीक है, रैट लिया और उसका 20 जनरेशन तक क्या किया, पूंछ को कट करते गए। तो उन्होंने देखा जब मैंने पूंछ कट कर दिए तो पूंछ आगे नहीं होने चाहिए, यस मैम। लेकिन उनके पूंछ फिर भी होते थे। तो क्या आपको इससे नहीं लगता है कि वी डिडंट कम फ्रॉम द मंकीज? मैम मुझे लगता है कि इंटायरली कुछ डिफरेंट स्पीशीज हाँ, रहा होगा जिससे हम लोग आए। ठीक है, एंटायरली कोई डिफरेंट स्पीसीज रहा होगा। तो यहाँ जो लमार्क ने जब जिराफ का एग्जांपल दिया ना, तो डार्विन ने बोला कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, पहले से लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक दोनों प्रेजेंट होंगे, पहले से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, और लॉन्ग वाले जो है चूंकि एनवायरनमेंट में चेंज आया और बड़े बड़े ट्रीज बचे, तो लॉन्ग नेक वाले सरवाइव कर गए और शॉर्ट नेक वाले सभी के सभी मर गए। यस ठीक है, ये बताया उन्होंने। ओके, तो जब आप लमार्क की थियरी सिर्फ पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई लमार्क ने सही बात बोली, समझ गए। लेकिन जब आप दूसरे का नजरिया देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, इस तरह से तो हमने सोचा ही नहीं। समझ गए ना? मैम। ओके बच्चे, चूंकि आज नेट का बहुत ज्यादा इशू मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है ना कि जब आप इसके ये देखोगे, रिकॉर्डिंग्स देखोगे, तो रिकॉर्डिंग्स में मेरी लिपसिंग और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये मैच नहीं कर रही है, यस है ना, बिल्कुल मैच नहीं कर रही है।
तो मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ कि क्या मैं कभी-कभी ऐसा कंटिन्यू हो रहा करूँ, है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे या फिर अभी भी कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि ये मैच नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बाद जा रहा है, तो मैम मुझे कल बस- हाँ मुझे वही लग रहा है ना कि जब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, लामार्क एंड डार्विनिज्म, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी आता है आपको, ठीक है। हाँ वीडियो भी बार बार स्टक हो रही है, तो हम क्यों ना ये लामार्क एंड डार्विन वाला जो भी कॉन्सेप्ट है हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें, है ना। ओके तुषार आप इसीलिए लेफ्ट हो गए थे क्या? मैम पता नहीं कैसे लेफ्ट हो गया ये अपने आप ही। हाँ ये मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है।